हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य। दोस्तों, मैं आपके सामने समुद्र विज्ञान भाग 3 आपके सामने लाया हूं, जिसमें हमने बेहतरीन 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर दोस्तों आप नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसमें हमने बेहतरीन 20 प्रश्नों के टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। आप उसको ज़रूर देखें और जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए किस विद्वान ने चतुष्फलकीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है एली डी ब्लूमांट, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन सी है लोथियन ग्रीन, ऑप्शन डी है जी टेलर। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी लोथियन ग्रीन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, लोथियन ग्रीन ने चतुष्फलकीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस पर ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के जीवाश्म नहीं पाए जाते? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है यूरोप। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, यूरोप में ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के जीवाश्म नहीं पाए जाते। दोस्तों, अगर हम बता दें, यूरोप जो है ये अंगारा लैंड या आपके लारेशिया भूखंड के अंतर्गत आता है, जबकि आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ये आपके गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं, जिसके पे यह वनस्पति के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण का प्रभाव किस भूभाग पर देखने को नहीं मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है फॉकलैंड और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, आपने भी इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, यूरोप में नहीं पाए जाते। कार्बोनिफेरस युग में जो हिमानीकरण का जो प्रभाव था वह यूरोप के भूभाग पर नहीं देखने को मिलता। यह जो हिमानीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है वह गोंडवाना लैंड भूभाग पर देखने को मिलता है, जबकि यूरोप आपका आता है लारेशिया भूखंड पे। दोस्तों, अगर हम हिमानीकरण की बात करें तो प्लेस्टोसीन जो युग में जो था, प्लेस्टोसीन युग में हिमानीकरण का प्रभाव वह उत्तरी गोलार्ध में था, जबकि कार्बोनिफेरस युग का जो हिमानीकरण का प्रभाव था वह दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। ठीक दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सागल नीतर प्रसरण का सिद्धांत किस विश्वविद्यालय की देन है? ऑप्शन ए है प्रिंसटन विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है क्लार्क विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है शिकागो विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, प्रिंसटन विश्वविद्यालय। दोस्तों, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के हैरिस हैस के द्वारा मुख्य रूप से यह जो सिद्धांत है वह 1960 के दशक में 1960 में दिया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के थे आपके हैरिस हैस, ठीक है, जो भूगर्भ शास्त्री थे। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महासागरीय बैथीमेट्री के आधार पर महासागरीय नितल को HV थर्मन तथा AP
टूजिलो ने 1999 में कितने प्रमुख प्रदेशों में विभाजित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, 3 प्रमुख प्रदेशों में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को एक साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये तो बहुत बार पूछ लिया भी गया है बहुत सारे एग्जामों में। ऑप्शन ए है अब्राहम टार्टेलियस, ऑप्शन बी है एंटोनियो पेलेग्रिनी, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड वेगनर और ऑप्शन डी है एडमंड हेले। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, अब्राहम टार्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संकल्पना को व्यक्त किया था, या तीनों महाद्वीपों को एक साथ जोड़ने के संकल्पना को व्यक्त किया था। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने महासागरीय कैनियनों की उत्पत्ति से संबंधित भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने महासागरीय कैनियनों की उत्पत्ति से संबंधित भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए है डाना, ऑप्शन बी है डेली, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है फ्लोरेल। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, डाना ने दिया था। ठीक दोस्तों, डाना ने दिया था। आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किन अक्षांशों के मध्य महासागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? किन अक्षांशों के मध्य महासागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, ऑप्शन बी है 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, ऑप्शन सी कह रहा है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, और डी कह रहा है 35 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक महासागरीय मैदानों का विस्तार देखने को मिलता है। नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न कह रहा है, क्रोजेट श्रेणी किस महासागर में स्थित है? क्रोजेट श्रेणी किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों जो क्रोजेट श्रेणी है वह हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन बी। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? निम्न में से किसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? ऑप्शन ए है मृत सागर, ऑप्शन बी है वान झील, ऑप्शन सी है ग्रेट साल्ट लेक, ऑप्शन डी है काराबोगाज की खाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी वान झील, जो टर्की का वान झील है इसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। उसके बाद मृत सागर में, उसके बाद आपका ग्रेट साल्ट में सबसे अधिक पाई जाती है, उसके बाद पाया जाता है काराबोगाज की खाड़ी में। ठीक है, काराबोगाज की खाड़ी में 170 पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सी एक प्रशांत महासागर की गर्त नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है नीरो गर्त, ऑप्शन बी है स्वायर गर्त, ऑप्शन सी है मरे गर्त और ऑप्शन डी है सुंडा गर्त। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, सुंडा गर्त।
दोस्तों सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर की गर्त है, जबकि नीरो गर्त, स्वायर गर्त और मरे गर्त ये आपके प्रशांत महासागर की गर्तें हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक प्रवाल द्वीप नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप नहीं है। ऑप्शन ए हवाई द्वीप, ऑप्शन बी है फिजी द्वीप, ऑप्शन सी है फूटाफाटी द्वीप, फूनाफाटी द्वीप, ऑप्शन सी है एलिस द्वीप। तो दोस्तों इसमें से जो प्रवाल द्वीप नहीं है वो हवाई द्वीप, ऑप्शन ए हवाई द्वीप जो है दोस्तों प्रवाल द्वीप ना होगा, यह ज्वालामुखी द्वीप है। जबकि फिजी द्वीप और फूनाफूटी और एलिस ये आपके प्रवाल द्वीप के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न कर रहा है दोस्तों, अवसाद के एक एक करके कणों का सागरी तल पर गिरना क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है सागरीय हिमपात, ऑप्शन बी है सागरीय एरोसोल, ऑप्शन सी है सागरीय निक्षेप और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सागरीय हिमपात कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना मैरीन स्नोफॉल कहा जाता है सागरीय हिमपात। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक कथन असत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। पहला कह रहा है समान रूप से समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं जो प्रायः अक्षांशों के समांतर होती हैं। सही कह रहा है ये। बी कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण समताप रेखाएं दूर दूर तक सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं। सी कह रहा है जनवरी एवं जुलाई में उच्चतम तापमान सदा महाद्वीपों पर अंकित किया जाता है। और डी कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में गर्म धाराएं उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में गर्म महासागरों से गुजरने वाली समताप रेखाएं अचानक भूमध्य रेखा की ओर तथा ठंडे सागरी भागों से गुजरने पर समताप रेखाएं अचानक ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों जो इसका जो सही उत्तर है, जो सही सुमेलित नहीं है, वो डी है। दोस्तों जो गर्म धाराएं होती हैं वह भूमध्य रेखा की ओर नहीं, वह ध्रुवों की ओर जाती हैं। और जो ठंडी जलधाराएं होती है वह ध्रुवों की ओर न जाकर वह भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। तो यही डी कह रहा है, ये सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है। ठीक है, ए बी सी सुमेलित हैं जबकि डी आपका सुमेलित नहीं है। ठीक, 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है। बहुत अच्छे प्रश्न ये भी है। ऑप्शन ए है 15 डिग्री, ऑप्शन बी है 16 डिग्री, ऑप्शन सी है 17 डिग्री और ऑप्शन डी है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न से कौन सा एक पश्चिमी सीमा धारा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हो सकता है पहली बार ये प्रश्न देख रहे होंगे। ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी है कनारी धारा, ऑप्शन सी है विषुवत रेखीय धारा और ऑप्शन डी है अंगुलहास धारा। तो दोस्तों इसमें से जो पश्चिमी धारा है वो ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम धारा जो पश्चिमी सीमा धारा के अंतर्गत आती है। इसमें दोस्तों 3 धारा आते हैं, गल्फ स्ट्रीम आती है, क्यूरोसियो आती है और आपका ब्राज़ील, ये 3 आते हैं। ब्राज़ील धारा, ठीक है, ये 3 आते हैं आपके पश्चिमी सीमा धारा के अंतर्गत। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न से कौन सी एक हिंद महासागर की धारा नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक हिंद महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शन ए है अंगुलहास धारा, ऑप्शन बी है पछुआ पवन प्रवाह धारा, ऑप्शन सी है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जल धारा और ऑप्शन डी है विपरीत धारा। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। दोस्तों पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा ये हिंद महासागर की नहीं, ये प्रशांत महासागर की धारा है। जबकि अंगुलहास, पछुआ पवन प्रवाह और
विपरीत धारा, ये आपकी हिंद महासागर की धाराएं हैं। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न कह रहा है चंद्रमा की ओर आने वाली पृथ्वी के जल में उत्पन्न ज्वार को कौन सा ज्वार कहते हैं? चंद्रमा की ओर आने वाले पृथ्वी के जल में उत्पन्न ज्वार को कौन सा ज्वार कहते हैं? ऑप्शन ए है ज्वारीय बोर, ऑप्शन सी है जेनिथ ज्वार, और ऑप्शन सी है लघु ज्वार, और ऑप्शन डी है अपभू ज्वार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, जेनिथ ज्वार कहा जाता है। ठीक दोस्तों, जेनिथ ज्वार। 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कोरल रीफ के कौन सा एक प्रमुख घटक है? कोरल रीफ के कौन सा एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन है जीवित जीव, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है भित्ति। तो दोस्तों इसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, ये सभी आते हैं प्रमुख घटकों में। कोरल रीफ के प्रमुख घटकों में ये सभी आते हैं, जीवित जीव, क्लोराइड और भित्ति। ठीक है, 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा एक प्रबाल विकास के अनुकूल दशा नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, अब पूछा भी गया है। ऑप्शन ए है प्रबालों के विकास के लिए 20 से 21 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, सही कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है इसका विकास 200 से 250 से अधिक गहराई में होती है। दोस्तों इसका विकास 200 से 250 मीटर की गहराई, 2500 मीटर की गहराई में नहीं, 250 मीटर की गहराई में, 200 से 250 मीटर से कम गहराई पे होती है। तो ये बी ही आपका गलत है। सी देख लेते हैं, इसके विकास के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए, सही कह रहा है, क्योंकि स्वच्छ जल नहीं होगा तो अगर गंदा जल होगा तो प्रवाल का मुख बंद हो जाएगा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। और डी कह रहा है सागरीय लवणता 27 से 30 होना चाहिए। ठीक है, 27 से 30 होना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, 27 से 30 ही होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका भी गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 20 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपके आगामी एग्जामों के लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, आया होगा, और आगे भी इसका चौथा पार्ट में जल्द आपके लेकर आऊँगा। और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आगे आपका यूपी पीजीटी है, यूपी जीआईसी है, यूपी जीडीसी और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा भी है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी तरह हमारे टेस्ट सीरीज़ को आप देखते रहिए, जिससे आपको आने वाले सभी एग्जाम में आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।